गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर हाइड्रोस्फीयर। पूरा का पूरा चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोस्फीयर का जो बेसिक मतलब होता है, जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी वाटर बॉडीज आपको दिखती हैं, स्मॉलेस्ट से लेकर जितनी भी लार्जेस्ट, ठीक है, वाटर बॉडीज हैं, वो सारी की सारी आपकी हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। ठीक है, उसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक तालाब यानी कि पॉन्ड हो सकता है, कोई लेक हो सकती है, कोई ओशियन हो सकता है, सी हो सकता है, रिवर हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सब हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। ठीक है, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है उसको हम कलेक्टिव फॉर्म में कहते हैं, कंबाइंड रूप में कहते हैं कि वो हाइड्रोस्फीयर है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। अर्थ एज अ वाटरी प्लानिट, जैसा कि हमको बचपन से ही पढ़ाया गया है कि अर्थ के ऊपर 71% वाटर है, यानी कि जो अर्थ है हमारा वो वाटरी प्लानिट है, क्योंकि इसका जो मेजॉरिटी एरिया है वो किससे कवर है? वो वाटर से कवर है 71%। और 29% क्या है? वो है हमारा कॉन्टिनेंट या फिर लैंड। ठीक है, तो इसीलिए अर्थ को हम कहते हैं वाटरी प्लानिट। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। द अर्थ इज अ यूनिक प्लानिट एज इट हैज मैनी कंडीशन विच मेक लाइफ पॉसिबल। अर्थ पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लानिट है, क्योंकि जहां तक अभी तक का रिसर्च है साइंटिस्ट का, वहां पर हमें यही पता चला है कि ओनली एंड ओनली अर्थ ही ऐसा प्लानिट है जहां पर लाइफ सस्टेन करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी कंडीशन हैं जो कि पॉसिबल बनाती हैं लाइफ को अर्थ के ऊपर। लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और जो अभी मैंने बोला ना, मैनी कंडीशंस, इन मैनी कंडीशंस में एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटर। अगर ये नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि हो सकता था कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट लिखे हैं, इनको भी पढ़ लेंगे। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 71% वाटर है और 29% आपका जो है कॉन्टिनेंट है, लैंड है। यानी कि हमारा जो पूरा लेखा जोखा है, जो हिसाब किताब है, वो पूरा 100% का यही है, 71% एंड 29%। फिर भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, वाइल 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ। 3/4 का मतलब 71% जो मैंने आपको बताया है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। वाइल 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, क्वार्टर ऑफ द अर्थ इज लैंड। यानी कि जो आपका 3/4 है वो क्या है? वो है आपका वाटर, और जो बचा हुआ क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर, वो है आपका लैंड, यानी कि 29%। ठीक है, सेकेंड है मच मोर लैंड एग्जिस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर आप वर्ल्ड मैप देखते हो या फिर आप ग्लोब भी देखते हो तो आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि अगर हम कंपेयर करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर को और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, तो हमें ये क्लियरली दिखता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, ज़्यादा लैंड एग्जिस्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में आपको वाटर बॉडीज ज़्यादा दिखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन लैंड मासेज जनरली टेपर टूवर्ड्स द ईस्ट। इस्थमस ऑफ, अच्छा ये नेक्स्ट वाला नहीं, हम इसको पढ़ेंगे। द मेन लैंड मासेस जनरली टॉपर टुवर्ड्स द ईस्ट। अगर हम बड़े बड़े लैंड मासेस की बात करें तो भी अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो उसका ज़्यादातर हिस्सा ईस्ट में है। ठीक है, आप देखोगे ना कि अमेरिका को अगर आप हटा दो, अमेरिका को हम वेस्टर्न कंट्री मान लेते हैं, तो वहां से खड़े होके हम देखेंगे तो एक बड़ा लैंड मास पूरा का पूरा यूरोप, एशिया, अफ्रीका, वो सब कहाँ है? ईस्ट की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इस्थमस ऑफ पनामा ज्वाइंस नॉर्थ अमेरिका विद साउथ अमेरिका। पनामा नहर आपने देखा होगा, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन चेक द वर्ल्ड मैप, उसमें आपको दिख जाएगा। वहाँ पर इस्थमस ऑफ जो पनामा है, इस्थमस ऑफ पनामा, वो क्या करता है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, और सेम उसी तरह जो यूरेशिया है वो क्या करता है? अफ्रीका को ज्वाइन करता है इस्थमस ऑफ सुएज के थ्रू। ठीक है, जो इस्थमस ऑफ सुएज है वो यूरेशिया को अफ्रीका से ज्वाइन करता है। आगे बढ़ते हैं। इन द नॉर्थ पोल,
यहाँ पर नॉर्थ पोल की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पर आर्कटिक ओशियन है। इन द नॉर्थ पोल द आर्कटिक ओशियन इज सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। अगर हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो जो आर्कटिक ओशियन है वो सराउंडेड है किससे? कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। एंड इन द साउथ पोल, साउथ पोल की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से वो कवर होता है किससे? अंटार्कटिका से। बहुत ही मोटी मोटी शीट्स ऑफ आइस वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर लोग रहते हो। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड। अब हम बात करेंगे ओशियन की। देखिए, ओशियन की अगर हम बात करते हैं तो जो ओशियन है ना, सभी ओशियन, जितने भी ओशियन हैं, जैसे कि मेनली हमारे 3 ओशियन हैं अगर हम मान के चलते हैं, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ठीक है। सदर्न ओशियन जिसको अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं और ऊपर आर्कटिक ओशियन, इनको मिला के 5 भी होते हैं, लेकिन मेजर 3 ओशियन हैं हमारे। पहला है अटलांटिक, दूसरा है पैसिफिक और तीसरा है इंडियन ओशियन। ये 3 हैं, ठीक है। तो ऑल द ओशियन इन द वर्ल्ड, जितने भी ओशियन वर्ल्ड में हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। नाम उनके अलग अलग हैं, साइज उनका अलग है, लोकेशन उनकी अलग है, लेकिन वो सब आपस में मिले हुए हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आप देखोगे ना कि जो पैसिफिक ओशियन है वो कनेक्ट करता है हमारा इंडियन ओशियन से। यानी कि अब ऐसा तो नहीं है कि पैसिफिक ओशियन का पानी इंडियन ओशियन में आने से मना कर देता है कि नहीं मैं पैसिफिक ओशियन का पानी हूँ, मैं इंडियन ओशियन में नहीं आऊँगा। वाटर है, वो आपस में मिक्सअप होता रहता है, ठीक है। ऐसे ही इंडियन ओशियन को आप जैसे ही और वेस्ट की तरफ बढ़ोगे तो देखोगे वो अटलांटिक ओशियन से जाके कनेक्ट होता है, सदर्न ओशियन से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो वाटर या वाटर बॉडीज या ओशियंस आपस में कनेक्टेड हैं। उनका टेम्परेचर वेरी कर सकता है, उनकी डेंसिटी, सैलिनिटी वाटर की ये वेरी कर सकती है, उनके अंदर की स्पीसीज भी वेरी कर सकती हैं, बट जो वाटर है, ऑल ओशियंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। कौन कौन से ओशियन है उनके बारे में थोड़ी सी हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले है हमारा पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा। अगर हम पूरे दुनिया में सबसे बड़े ओशियन की बात करते हैं तो वो है हमारा पैसिफिक ओशियन। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, एंड द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, सबसे गहरा सबसे बड़ा ओशियन वर्ल्ड में कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इट इज ओवल, इसका जो शेप है वो ओवल है। सेकेंड, अब इसके चारों तरफ कौन कौन सी कंट्री हैं ये भी हम देख लेते हैं। इट इज बाउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका। आप उधर देखोगे अलास्का से लेके पूरा जो नॉर्थ अमेरिका का मतलब अलास्का, कनाडा, यूएसए, ये पूरा वहां से लेके और नीचे चिली तक, जो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, वहां से ये अपना बॉर्डर बनाता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 2 कॉन्टिनेंट इससे मिलते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, द पैसिफिक ओशियन हैज अ मच शॉर्टर एंड रेगुलर कोस्ट लाइन। पैसिफिक ओशियन के पास बहुत ही शॉर्ट एंड रेगुलर कोस्ट लाइन है, एंड हैज फ्यूअर हार्बर्स देन द अटलांटिक ओशियन। यहाँ पर जो जहाज़ों को खड़े करने के लिए जो हार्बर बनाए जाते हैं वो अगर हम कंपेयर करते हैं तो अटलांटिक ओशियन के कंपेयर में बहुत कम हार्बर हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज इट शोर्स आर नॉट बॉर्डर्ड बाई वेरी फर्टाइल एंड कमर्शियल लैंड्स। इसका जो किनारा है वो बॉर्डर नहीं बनाता है, ठीक है, किसी भी फर्टाइल या कमर्शियल लैंड से। इट इज़ कमर्शियल लेस इंपॉर्टेंट, इसीलिए क्योंकि किसी भी तरह का कमर्शियल लैंड इसके बॉर्डर से नहीं मिलता है, तो अगर हम कमर्शियली इसको देखें तो ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है। अगर अटलांटिक ओशियन के कंपैरिजन में बात करते हैं, अटलांटिक ओशियन में बहुत सारे हार्बर हैं और वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओशियन है, ठीक है। नेक्स्ट, द मैरियाना ट्रेंच, जैसा कि आपने पहले पॉइंट में पढ़ा कि ये डीपेस्ट है, तो उसी को यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है लास्ट पॉइंट में। द मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट नोन पॉइंट, अभी तक हम दुनिया का या इस पूरी अर्थ पे सबसे गहरा पॉइंट जिसको हम जानते हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा गहरा कोई पॉइंट हो, बट जहाँ तक इंसान पहुँच पाया है, जहाँ तक उसने रिसर्च कर ली है, तो डीपेस्ट नोन पॉइंट जो है वो है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये है पैसिफिक ओशियन में। तो क्वेश्चन जैसे जीके का क्वेश्चन है कि बताइए कि जो डीपेस्ट पॉइंट है या मैरियाना ट्रेंच है वो किस ओशियन में है, तो आपका आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द अटलांटिक ओशियन, दूसरा ओशियन हमारा कौन सा है? अटलांटिक ओशियन।
ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है पूरी दुनिया में। कैसा ओशियन है? सेकंड लार्जेस्ट, पैसिफिक के बाद इसका नंबर 2 है। और ये एस शेप का ओशियन है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ नहीं है, अगर मैं लगाया होता तो आपको दिखाता कि यहाँ पर आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि वो एस शेप का है। बट अगर आप देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरह से बना हुआ दिखेगा। ठीक है, प्रॉपर इस तरह का एस नहीं है वो, लेकिन इस तरह का, जैसा मैंने ये बनाया ना, इस तरह का एस आपको बना हुआ दिखेगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इसमें कहा गया है कि जो हमारा अटलांटिक ओशियन है वो एस शेप का है। सेकेंड पॉइंट, द सेंट्रल रिज रन ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द ओशियन। इसे मिड अटलांटिक रिज भी कहते हैं। अगर आप अटलांटिक ओशियन को देखोगे ना, फिजिकल मैप को ध्यान से, तो आपको अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच में ऊपर से लेके नीचे तक एक पूरा इस तरह का कुछ उठी हुई स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। वो अंडर वाटर माउंटेन्स हैं जिसे हम कहते हैं रिज। ठीक है, तो वो नॉर्थ से लेके साउथ तक या साउथ से लेके नॉर्थ तक पूरे ही अटलांटिक ओशियन को बीच से कवर करते हैं, यानी कि उसके मिडल में वो आपको दिखेंगे रेगुलर। ठीक है, इट इज ऑन दिस रिज दैट मोस्ट आइसलैंड ऑफ द अटलांटिक ओशियन लाई। और इसी के आसपास क्या करते हैं, हमारे जो मोस्टली आइलैंड्स हैं अटलांटिक ओशियन के, वो लाई करते हैं। तीसरा, द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन इज ब्रोकन एंड इज बॉर्डर्ड बाई मैनी फर्टाइल लैंड्स ऑफ यूरोप। इसकी जो कोस्ट लाइन है वो ब्रोकन है, मतलब कई सारी जगहों पे इसके हार्बर भी हैं, बहुत रेगुलर नहीं है ना, बीच बीच में बहुत ज़्यादा आपको गैप्स दिखेंगे। तो इसीलिए ये आपका जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है हमारा, द अटलांटिक ओशन इज द बिगेस्ट हाईवे ऑफ कॉमर्स। अगर हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमर्स या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट, वो कहाँ होती हैं? अटलांटिक ओशन में। इसीलिए बिगेस्ट हाईवे है ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी अटलांटिक ओशन की। आगे आ जाता है हमारा प्यारा जो हमारे कंट्री के नाम पर है, दैट इज इंडियन ओशियन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तीसरे नंबर पे इसकी रैंक है। एंड इट इज द ओनली ओशियन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इंडिया। दुनिया में ये एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, जैसे कि इंडियन ओशियन। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, वी आर एक्सेप्शन, कि हमारे कंट्री के नाम पे एक ओशियन का नाम है। ठीक है, इंडिया के नाम से आया इंडियन ओशियन। इट इज सराउंडेड बाई द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द नॉर्थ। अगर हम इंडियन ओशियन के नॉर्थ में देखें तो आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखेगा, जैसे कि आपको पाकिस्तान दिखेगा, इंडिया दिखेगा, श्रीलंका दिखेगा, नेपाल, म्यांमार, ये सारी चीज़ें इस तरफ पड़ती हैं। ठीक है, तो जो इसका नॉर्थ है वहाँ पर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका से भी जुड़ा हुआ है। आप देखोगे तो अफ्रीका का भी बॉर्डर पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पर एक बड़ा सा आइलैंड है मेडागास्कर नाम से, वो भी उसी में पड़ता है। क्लियर? ऑन द वेस्ट एंड इंडो चाइना इन द ईस्ट। अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो इंडो चाइना से भी इसका बॉर्डर बनता है। सुंडा ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द इंडियन ओशियन। जैसे आपने मेरियाना ट्रेंच पढ़ा था, दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है, जो कि कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में है। उसी तरह से जो हमारा इंडियन ओशियन है, इसका डीपेस्ट पॉइंट है सुंडा ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच ये है, सुंडा ट्रेंच ये कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल। सुएज कैनाल आपने देखा होगा, रेड सी को पार करके जब हम जाते हैं तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को बीच से जोड़ती है, मतलब कनेक्ट करती है, वो सुएज कैनाल है। ठीक है, कनेक्टिंग द इंडियन ओशियन विद द मेडिटेरेनियन सी। मतलब अगर हम इंडियन ओशियन से जा रहे हैं तो हम अरेबियन सी होते हुए, रेड सी होते हुए, तब सुएज कैनाल में एंटर करेंगे और मेडिटेरेनियन सी पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लार्ज पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि सुएज कैनाल जो है वो मेडिटेरेनियन ओशियन को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करती है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कॉमर्स में। क्यों? क्योंकि जब इंडियन ओशियन के थ्रू हम सुएज कैनाल का यूज़ करके मेडिटेरेनियन सी में जाते हैं तो ये रास्ता जाके निकलता है दुनिया के सबसे बड़ा जो कमर्शियल हाईवे है अटलांटिक ओशियन में। ठीक है ना, तो वहाँ पे जाके आप निकलेंगे और वहाँ पे जब पहुँच जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ के पोर्ट उसी जो हाईवे है हमारा अटलांटिक ओशन है उसके ऊपर पड़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो
कौन सी वहाँ पर एक संधि पड़ती है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, उसको भी क्रॉस करते हैं तब जाके आप पहुँचते हैं अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। आते हैं आर्कटिक ओशन पे। इट इज लोकेटेड नियर द नॉर्थ पोल एंड मोस्टली रिमेन फ्रोजन। नॉर्थ पोल के पास ये पड़ता है और ज़्यादातर समय पर ये जमा हुआ रहता है, फ्रोजन रहता है। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ग्रीनलैंड। ईस्टर्न और वेस्टर्न ग्रीनलैंड से देखें तो ये किससे जुड़ा रहता है, अटलांटिक ओशन से जुड़ा रहता है। ठीक है, और पैसिफिक ओशन से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू। मैनी साइंटिस्ट कंटेंड दैट इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन ओशियन। कई साइंटिस्ट का मानना है कि इसे ओशियन हम क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादातर समय जमा हुआ रहता है, इसमें हम नेविगेशन नहीं कर सकते, किसी भी तरह का कॉमर्स या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो इसको हम क्यों मतलब ओशियन कहते हैं, इसको हम ओशियन की कैटेगरी से बाहर क्यों नहीं कर देते। ठीक है, दिस इज बिकॉज इट फ्रीजेस कंप्लीटली, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। हाउएवर इट्स सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड इट्स एरिया स्प्रेडिंग ओवर 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब क्यों इसका एक एग्जिस्टेंस है, इसका एक एरिया है जो कि 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, जिसकी वजह से इसको हम ओशन की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों, भले ही ये जमा हुआ है, लेकिन जमा हुआ क्या है, वाटर है ना, 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में पानी है, तो उसको हम ओशन कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, कई जोग्राफर्स का मानना है, हमने आर्कटिक ओशन पढ़ लिया, बट कई जोग्राफर्स का मानना है कि जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है ना, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, उसको अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। बट कुछ साइंटिस्ट का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि वहां पर किसी भी तरह की नेचुरल बाउंड्री नहीं है, हम उसको पैसिफिक ओशन का सदर्न पार्ट, इंडियन ओशन का सदर्न पार्ट और अटलांटिक ओशन का सदर्न पोर्शन भी तो कह सकते हैं। और इसको कहते हुए उन जोग्राफर्स का कहना है क्योंकि ये साउथ में है और वहां पर कोई बाउंड्री नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि हाँ ये अलग हो गया है इंडियन ओशियन, और उसी पानी में आप थोड़ा सा सदर्न चले जाओगे तो वो हो जाएगा अंटार्कटिक ओशियन। तो उनका कहना है कि अगर हम देखें तो अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, तीनों का ही सदर्न पोर्शन अंटार्कटिक ओशियन हम कहते हैं, तो हम इसे सदर्न ओशियन क्यों नहीं कह देते। तो किसी किताब में आपको देखने को मिलेगा कि इसको अंटार्कटिक ओशियन कहा जाता है, और किसी किताब में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम इसको क्या कहते हैं, सदर्न ओशियन भी कहते हैं। क्लियर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेन फीचर कौन से हैं ओशियन बेसिन के। ओशियन बेसिन बेसिकली किसे कहते हैं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो एक अर्थ के ऊपर बड़ा सा गड्ढा है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और वो इतना बड़ा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उस गड्ढे में भरा हुआ है पानी जिसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं किस नाम से, ओशियन के नाम से। और उस ओशियन के अंदर कई सारी चीज़ें हैं, उस ओशियन के बेसिन में ट्रेंच हैं, रिजेस हैं, कैनियंस हैं, प्लेटू हैं, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और क्यों एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि कई सारी प्रोसेस काम करती हैं, जैसे कि टेक्टोनिक प्रोसेस, वॉल्केनिक प्रोसेस, इरोजनल, डिपोजिशनल, ये सारी प्रोसेस की वजह से जो हमारे ट्रेंचेस हैं, रिजेस हैं, कैनियंस हैं, प्लेटूज हैं, ये फॉर्म होते हैं। अब हम देखते हैं मेन कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओशियन बेसिन में। इसमें पहला नाम आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अच्छा, एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर हर पॉइंट को एक्सप्लेन तो कर दिया है, बट क्योंकि मैं आपकी वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यू कैन रीड फ्रॉम हेयर, आप नोट्स में लिखना चाहो लिख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है, आप बस पॉइंट याद रखना, डिटेल नहीं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरे नंबर पर आएगा हमारा डीप ओशन फ्लोर। मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इसको बोल्ड नहीं किया है मैंने। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और डीप ओशन फ्लोर, ये हैं हमारे कुछ फीचर्स। अगला है हमारा द ओशियन डीप्स। ठीक है, ये कुछ हमारे 4 फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट ओशियन बेसिन के, इनका बस आप नाम याद रखो। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं मेन फीचर्स ऑफ ओशियन एंड लैंड्स, कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक, इसके बारे में भी आप चाहो तो पढ़ो। सबसे पहले है इस्थमस, दूसरा है गल्फ, तीसरा है स्ट्रेट और चौथा है आइलैंड्स। ठीक है, तो ये 4 तरह के आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलो अच्छा, मैं इनको कर ही देता हूँ, आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ये तो आप मतलब हो सकता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में आ जाए, तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस्थमस के बारे में बात करेंगे।
इस्थमस क्या है? इस्थमस एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है जो कि दो बड़े लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, और दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। इस्थमस ऑफ पनामा क्या करता है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, ठीक है, बट सेपरेट किसको करता है? पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को, ठीक। नेक्स्ट है हमारा गल्फ। गल्फ किसे कहते हैं? गल्फ एक डीप एरिया है सी का जो कि ऑलमोस्ट सराउंड करता है लैंड से। बस एक साइड में उसका एक नैरो माउथ होता है जो कि एंट्री या एग्जिस्ट के काम आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं गल्फ। जैसे कि आप देखिए गल्फ ऑफ पर्शिया, आप देखोगे तो ये जो इसके अंदर गल्फ ऑफ पर्शिया में जो पानी है वो लगभग ज़्यादातर एरिया उसका सराउंड करता है किससे? कई सारी कंट्रीज से, बट उसका एक एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट है, यानी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये फुलफिल कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं गल्फ। तो एग्जाम्पल के लिए द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अलास्का, ये कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट, स्ट्रेट किसे कहा जाता है? देखो अभी आपने इस्थमस पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि एक लैंड का स्ट्रेच है पतला सा जो कि तो बड़े लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करता है और दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। उसी का उल्टा है स्ट्रेट। स्ट्रेट का क्या है? एक नैरो वाटर बॉडी है जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है और दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? एक नैरो वाटर बॉडी है जो बड़ी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। समझ में आया ना? अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि दूर के हैं, मैं आपको इंडिया के ही पास का एग्जाम्पल देता हूं। आपने नाम सुना होगा पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाक स्ट्रेट कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल से और इधर अरेबियन सी को, ठीक है, या इंडियन ओशियन को, और सेपरेट करता है श्रीलंका और इंडिया को, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। अब आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो ये इंडिया है और यहाँ से ये पानी जा रहा है, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, और नीचे हमारा ये छोटा सा श्रीलंका है। तो आपने देखा ना कि श्रीलंका और इंडिया को अलग कर दिया है किसने? पाक स्ट्रेट ने। और ये जो नैरो वाटर बॉडी है कनेक्ट कर रही है बे ऑफ बंगाल को और इंडियन ओशियन को, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइलैंड, शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको आइलैंड क्या है। एक अपलिफ्टेड पार्ट है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि आप मालदीव के आइलैंड्स देख लो, आप अंडमान निकोबार के आइलैंड्स देख लो, क्या है? छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, है ना, और चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। समझ गए आप? चलो अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन की तरफ। ओशियन का क्या इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है? ओशियन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है। जैसे कि किस तरह से इम्पॉर्टेंट है? फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन। फिश, जो कि ह्यूमन के लिए फूड का काम करती है, न्यूट्रिशंस का सोर्स है, ठीक है, न्यूट्रिशन बहुत सारे मिलते हैं, और ह्यूमन डाइट का एक बड़ा पार्ट है, ठीक है, बहुत ही पुराने समय से। फिशिंग हैज़ बिकम अ वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री, और आजकल तो फिशिंग क्या है? एक अच्छी खासी डेवलप्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। और इकोनॉमी में भी, जैसे कि आप जापान को देख लो, तो जापान में फिशिंग इतना बड़ा इंडस्ट्री है कि वो जापान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करती है। तो आप सोचो कि अगर ओशियन नहीं होता, फिशिंग नहीं होती, तो जापान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता, ठीक है। हो सकता है जितना डेवलप वो आज है उतना नहीं होता। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ओशन प्रोवाइड फूड एंड अदर मरीन प्रोडक्ट टू ह्यूमन, सेवरल काइंड ऑफ एडिबल ऑयल, कई सारे एडिबल ऑयल मिलते हैं, ठीक है, बाई ह्यूमन फ्रॉम मरीन एनिमल्स। जैसे कि मछलियों का तेल आपने देखा होगा, टीबी की जो दवाइयाँ होती है ना, ट्यूबरक्लोसिस की, उसमें मछलियों का तेल होता है। ओमेगा 3 के लिए मछलियों के तेल के कैप्सूल्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फूड एंड ऑयल, मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड लेदर, ग्लू एंड कैटल फीड, जानवरों का खाना। आगे, मच रिसर्च इज ऑन टू एक्सट्रैक्ट एसेंशियल ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ मरीन लाइफ विच कैन क्यूर
डिफरेंट डिसीजेज। अभी रिसर्च हो रही है, हो सकता है कि हमें ओशन से ऐसी चीज़ें भी मिल जाएं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ हैं उनको क्योर कर सके। ठीक है। मरीन फार्माकोलॉजिस्ट आर रिसर्चिंग ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स। जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे फार्माकोलॉजिस्ट हैं, वो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि क्रैब, सी कुकुम्बर, शार्क, कॉड, इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च हो रही है कि क्या इनसे किसी तरह की बीमारी को क्योर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ओशियन प्रोवाइड अस विद अ वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है। सॉल्ट मिलता है, नमक। सोचो कि अगर नमक नहीं होता तो हम खाने को कैसे खाते, बिना नमक का खाना मतलब कितना बेकार लगता, नहीं। नमक बहुत ज़रूरी है। कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, सल्फर, गोल्ड, प्लेटिनम, टिन, सैंड, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ओशियन से। लैंड से भी मिलती हैं, बट ओशियन से भी मिलती हैं। एक बड़ा पार्ट ओशियन से आता है। ठीक है। पेट्रोलियम ओशियन से आता है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इज मेनली फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्व्स एंड स्लोप्स। बॉम्बे हाई इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑयल इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो बॉम्बे हाई एक बड़ा सोर्स है। ठीक है। उसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिजली भी मिलती है हमें। ठीक है। जैसे कि टाइडल एनर्जी, जो कि हम वेव्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। वेव्स जब उठती हैं, घटती हैं, उससे जो वाटर है उसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक है। एंड राइज एंड फॉल जो होता है सी वाटर का, उसको हम कहते हैं टाइड्स। और जो पावरफुल टाइड्स हैं उनमें इतनी पावर होती है कि दे कैन मूव टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं। मैनी कंट्रीज आर रिसर्चिंग ऑन द पर्सपेक्ट ऑफ हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ओशियन वाटर। बहुत सारी कंट्रीज रिसर्च कर रही हैं कि वो ओशियन वाटर के सरफेस से भी एनर्जी ले सकती हैं क्या। वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी इज ट्रॉपिकल रीजन। जो मतलब ट्रॉपिकल रीजन का ओशियन या सी का पार्ट है, उसका जो सरफेस है वो 30 डिग्री तक गर्म हो जाता है। ठीक है। तो क्या हम इस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं? बेल्जियम एंड क्यूबा हैव डिजाइंड फ्लोटिंग जनरेटर्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेल्जियम और क्यूबा ने तैरने वाले जनरेटर बना लिए हैं जो कि इस टेम्परेचर से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओशियन हैव बीन यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये तो देखिए, आपको पता ही है, लोग घूमने के लिए क्रूज पे जाते हैं और बड़े बड़े सामान, कार्गो शिप्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम में आते हैं। ठीक है। तो ये तो एक मतलब ओपन चीज़ है जो कि सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम आता है। ओशियन ऑल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ओशियन जो हमारा अर्थ है ना, उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं। दे कवर अबाउट 71%, जो कि आपने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ लिया था कि ओशियन अर्थ के 71% पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है। दे स्टोर द हीट ऑफ द सन एंड कीप द अर्थ वार्म। ये जो अर्थ की हीट है उसको अपने अंदर स्टोर करते हैं, अर्थ को वार्म रखते हैं। दिस इज बिकॉज ओशियन एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द सन एंड रिलीज इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन द अदर हैंड एंड गेट हीटेड एंड रिलीजेज द हीट क्विकली। मतलब यही सारी बातें बार बार बताई गई हैं कि जो ओशियन है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे हमारी जो, मान लो कि अगर ऐसा नहीं होता, ओशियन एब्जॉर्ब नहीं करते, तो क्या होता? तो अर्थ पे और ज़्यादा गर्मी होती। ठीक है। लेकिन नहीं होती है, क्यों? क्योंकि जो हमारे ओशियन है वो एब्जॉर्ब करके रखते हैं हीट को, और फिर बाद में जब हमारा बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होता है तब वो अपनी हीट रिलीज करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओशियन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। भाई बारिश नहीं होगी तो ग्लेशियर नहीं होंगे, ग्लेशियर नहीं होंगे तो वो मेल्ट नहीं होंगे, रिवर्स नहीं बनेंगी, है ना। और फिर एग्रीकल्चर नहीं होगा, हम पानी कैसे पिएंगे, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। तो ओशियन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। किसके लिए? वाटर साइकिल के लिए। अबाउट 97% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज स्टोर्ड इन ओशियन। जितना भी पूरी दुनिया में पानी है, 100% अगर हम पानी मान लेते हैं तो उसका 97% तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? ओशियन में है। और यहीं से इवेपोरेट होता है, फिर बारिश होती है। ठीक है ना। रेनफॉल होती है, ड्यू, स्नो, ये सारी चीज़ें इसी से होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है। आगे बढ़े। मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर।
आखिर ओशियन वाटर कैसे मूव करता है? सी वाटर इज मोबाइल, वो हमेशा घूमता रहता है। मोबाइल का मतलब मूव करता रहता है। इट मूव हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मूव करता है और वर्टिकल मूव भी करता है, मतलब ऊपर से नीचे से, नीचे से ऊपर, ऐसे ही घूमता रहता है और ऐसे तो घूमता ही है। ठीक है, ये किसी भी तरफ जा सकता है, इस तरफ या इस तरफ। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह से मूव करता है। समझ रहे हो? द मूवमेंट ऑफ सी वाटर टेक प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज, थ्रू वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। 3 तरह से पानी मूव करता है, वेव, टाइड और करेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? वेव की बात करेंगे सबसे पहले। वेव आर द अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द सी सरफेस और सी वाटर। जो वेव्स हैं वो क्या हैं? बस पानी ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, उसको हम कहते हैं क्या? वेव। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, वेव हैज़ अ कर्व लाइक स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा ना, इस तरह से, ऐसे देखो, वाटर डाउन हुआ, फिर राइज, फिर फॉल, फिर राइज, फिर फॉल, इस तरह से ये काम करता है। तो कर्व हल्का सा बनाता है, कर्वी स्ट्रक्चर। द टॉप पार्ट ऑफ द वेव इज नोन एज क्रेस्ट। और जो टॉप पार्ट होता है ना, जब पानी इसका राइज करता है, उसको हम कहते हैं क्रेस्ट। और जो डाउन पार्ट होता है, जब इसका पानी फॉल करता है, इसको हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी हो गया। The distance between two consecutive crest and two consecutive trough is known as wavelength. अब एक क्रस्ट ये है, दूसरा क्रेस्ट ये है, एक ट्रफ ये है, दूसरा ट्रफ ये है। अब दो क्रेस्ट के बीच में और दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया। वेव पीरियड इज द टाइम टेकन बाई टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट टू पास एनी फिक्स्ड पॉइंट। वेव पीरियड किसे कहते हैं? दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट को एक फिक्स पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं वेव पीरियड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं। ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है। इसको, इस वाली वेव को यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगता है और इस वाली वेव को यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, इसको हम क्या कहेंगे? वेव पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो वेवलेंथ, क्रेस्ट और ट्रफ आपको समझ में आ गया। और हाँ, एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि ये जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये है हमारा ट्रफ और ये है हमारा क्रेस्ट। तो क्रेस्ट से ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं वेव हाइट। ठीक है, वेव हाइट। आगे आता है हमारा टाइड्स। द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर, जैसा कि आपने ऊपर भी पढ़ा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून, उसको हम कहते हैं टाइड्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको? पानी ऊपर उठता है, पानी नीचे जाता है, किसकी वजह से? सन और मून की ग्रेविटी की वजह से, जिसको हम कहते हैं टाइड। और इस टाइड का हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि मेन मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, पावर जनरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड सी वेव्स जो कि प्रोड्यूस होती हैं टाइड्स के थ्रू, उनको हम कहते हैं टाइडल वेव। टाइडल वेव नाम की एक मूवी भी है, अगर मिले आपको तो देखिएगा। ठीक है, अच्छी मूवी है। द राइज ऑफ सी वाटर एंड इट्स मूवमेंट टुवर्ड द कोस्ट इज कॉल्ड टाइड। जब पानी उठता है और कोस्ट की तरफ जाता है, उसको हम कहते हैं टाइड। एज अ रिजल्ट, when the water level is high it is known as high tide। जब वाटर लेवल हाई होता है उसको हम हाई टाइड कहते हैं, और जब वाटर लेवल लो होता है उसको हम लो टाइड कहते हैं, या फिर इसको दूसरे शब्दों में एब, EBB भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ नहीं आ गया आपको? और हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं टाइडल रेंज। क्लियर? आगे बढ़े। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि टाइड को कॉज करते हैं, यानी जिनकी वजह से टाइड्स आती हैं? ठीक है, सबसे पहला है ग्रेविटेशनल पुल मून एंड सन का। दूसरा है अर्थ का रेवोल्यूशन, जबकि वो रेवोल्यूट करती है तो उसका टिल्ट शिफ्ट होता है ना, कभी वो सन, कभी उसका एक हेमिस्फीयर सन की तरफ होता है, कभी दूसरा सन की तरफ होता है। तो जो रेवोल्यूशन होता है उसकी वजह से भी सन और मून की जो पोजीशन है वो चेंज होती है, ऑर्बिट थोड़ा सा डिफर आता है, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो राइज एंड फॉल करता है। ठीक है, तीसरा है द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का फेस, या जो सरफेस अर्थ का मून की तरफ फेस करता है, वहां पर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर हाई टाइड आती है। मतलब मान लीजिए कि अर्थ का, मान लीजिए इंडिया जो है आज मून की तरफ है, यानी कि इंडिया में मून एकदम क्लियर दिख रहा है, चांदनी रात है,
दैट मीन्स कि इंडिया में जो ओशियन है वहाँ पर हाई टाइड आएगी, क्योंकि जो अर्थ का जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है इंडिया के सरफेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि अर्थ का जो भी एरिया फेस करता है मून को, वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा हाई टाइड्स आती हैं। ठीक है, हाई टाइड ऑल्सो अगर इन द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज फेसिंग अवे ऑफ द मून बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसा भी होता है कि अगर कोई एरिया मून को फेस नहीं कर रहा है वहां पर भी हाई टाइड आ सकती हैं, बट उनका जो रीजन होगा वो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी, वो होगी हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, द पीरियड ऑफ फारेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज कॉल्ड एपोगी। जब मून और अर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसको एपोगी कहते हैं। और जब बहुत कम डिस्टेंस होता है यानी शॉर्टेस्ट, तो उसको हम कहते हैं पेरिगी। समझ गए, आगे बढ़े। सम फैक्ट्स अबाउट टाइड्स, या आप खुद पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इनका आपके आंसर से कोई लेना देना नहीं है। इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइड्स क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से नमक बनता है। ठीक है, लैंड फॉर्म्स भी बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोस्ट लाइन से पानी टकराता है तो हो सकता है कि कोई नए लैंड फॉर्म्स बने, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है। ठीक है ना, तो कई तरह के नए लैंड फॉर्म्स बनते हैं। दूसरा, फ्लड प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, तीसरा, जो इनकी डेब्रीज हैं या फिर जो पानी आता है ना, जो वेव्स आती हैं, आपने अक्सर देखा होगा गोवा वगैरह की वीडियो में या फिल्मों में, लोग समंदर के किनारे बीच पर घूमने जाते हैं, तो जो पानी आता है ना वो बीच के ऊपर से सारा सारा का सारा कूड़ा कचरा बहा के ले जाता है, यानी कि जो हमारा हार्बर है या जो बीच है उसको क्लीन करके रखता है। ठीक है, उसके अलावा इन कोल्ड कंट्रीज टाइड ब्रिंग इन सॉल्ट वाटर टू द शोर। ठीक है, तो जो सॉल्ट वाटर है उसकी वजह से उनका जो कोस्ट है वो जमने से बचा रहता है, तो अगर वो थोड़ा बहुत इंपोर्ट वगैरह करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा, जो फिशरमैन है उनको हेल्प करता है। अगर मान लो हाई और लो टाइड नहीं होगी, जैसे हाई टाइड आ गया है, ठीक है ना, तो फिशरमैन मान लीजिए पकड़ने गए हैं तो उनको वापस आने में आसानी रहती है। जो अल्टरनेशन है ना, मतलब कभी हाई टाइड कभी लो टाइड, तो उसमें जो फिशरमैन जाते हैं सेल करने के लिए उनको वापस आने में आसानी रहती है। समझ गए। टाइडल एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स। जैसा कि मैंने बताया कि आज के समय में 2021 में 22 में क्या हो रहा है कि हम जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनसे थोड़ा सा दूर जा रहे हैं और अल्टरनेट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस अल्टरनेट की वजह से क्या है, हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स यानी कि पेट्रोल कोल की बजाय हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा एनर्जी का सोर्स मिले जिससे जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग द गल्फ ऑफ कच्छ। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ में इस तरह की एनर्जी बनाने के लिए काम चल रहा है। समझ में आ गया। चलो, अभी आ गए हम ओशियन करंट पर। बेस्ड ऑन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो दो तरह की करंट हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। ठीक है, मतलब इनके बारे में डिटेल हम आपको क्या बताएं। वार्म करंट यानी कि जो थोड़ा सा जिनका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है उनको वार्म करंट कहते हैं। ठीक है, डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो आप इधर से पढ़ सकते हो। क्या है warm current? These current flow from low latitude in the tropical zone towards the high latitude in the temperate and some polar region। मतलब जो warm currents हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ ट्रैवल करती हैं और जो कोल्ड करंट है वो पोल से इक्वेटर की तरफ ट्रैवल करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन डेप्थ, अगर हम डेप्थ की बात करें तो दो तरह की करंट यहाँ भी होती हैं, सरफेस करंट, डीप वाटर करंट। सरफेस करंट यानी कि दीज करंट मेक अबाउट 10%, मतलब जो सरफेस पे होती हैं, क्लियर। और डीप वाटर ये 90% कवर करती हैं और ये पानी के अंदर होती हैं, जिनके बारे में अगर आप सरफेस पे हो तो आपको पता भी नहीं होता है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि ऊपर से पानी शांत है, हवा नहीं चल रही है, तूफान नहीं है, बट अंडर वाटर करंट, डीप वाटर करंट ऐसी हो सकती है कि वो किसी भी चीज़ को अंदर खींच के ले जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओशियन करंट के कौन कौन से कारण हैं, आखिर ओशियन करंट्स क्यों चलती हैं? सबसे पहले टेम्परेचर की वजह से।
ठीक है ना। जैसे लो प्रेशर से हाई प्रेशर हवा चलती है, उसी तरह से टेम्परेचर वेरी करता है। तो आपको पता है ना, टेम्परेचर वेरी करता है, प्रेशर वेरी करता है, हवाएं मूवमेंट करती हैं, और जिस डायरेक्शन में हवाएं मूवमेंट करेंगी करंट्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। यानी कि टेम्परेचर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करंट को इफेक्ट करता है। समझ गए। दूसरा है लेवल ऑफ सेलिनिटी। ओशियन विद अ हायर लेवल ऑफ सेलिनिटी आर डेंसर देन द ओशियन विद लोअर लेवल सेलिनिटी। जिस ओशियन में ज्यादा सेलिनिटी है वो डेंस है इन कंपैरिजन जिस ओशियन में कम डेंसिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो ओशियन करंट है वो लेस सेलिनिटी वाले एरिया से हाई सेलिनिटी वाले एरिया की तरफ मूव करती हैं। समझ गए। नेक्स्ट, बिकॉज द मेडिटेरेनियन सी इज मोर सलाइन देन द अटलांटिक ओशियन, तो मोस्ट ओशियन करंट फ्लो फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन टू द मेडिटेरेनियन सी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि मेडिटेरेनियन सी में क्या है, हाई सेलिनिटी है, और अटलांटिक ओशियन में कम सेलिनिटी है। तो अटलांटिक ओशियन से करंट्स कहाँ आती हैं, मेडिटेरेनियन सी की तरफ। फिर आता है हमारा रोटेशन ऑफ द अर्थ। समझ रहे हो, द रोटेशन ऑफ द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कहां से कहां रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर जो अर्थ की रोटेशन की स्पीड है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है। ऑल द मूविंग बॉडीज मूव इन अ क्लॉकवाइज। जितनी भी मूविंग बॉडीज हैं वो सब क्लॉकवाइज मूव करती हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसको हम कोरियोलिस इफेक्ट भी कहते हैं, जो कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से आता है। प्लानिटरी विंड्स, हवाएं जो चलती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट में बताता हूं कि जो हवाएं चलती हैं तो जिस डायरेक्शन में हवाएं जाती हैं, हवाएं पानी से टकराती हैं तो वो करंट बनाती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स भी जो ओशन की करंट है उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक लैंडफॉर्म है, हो सकता है कि वो ओशन से जो करंट आ रही है उसके रास्ते में आ जाए, एज अ ऑब्स्टिकल काम करे और फिर उस करंट को डिफ्लेक्ट कर दे। तो मतलब उसने हेल्प की ना, करंट जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसने करंट का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया है। ठीक है। तो इस तरह से लैंडफॉर्म्स भी काम करते हैं। अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ ओशन करंट की, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर वेरी करता है करंट्स की वजह से। समझ में आ रहा है। टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, जैसे कि वार्म इक्वेटोरियल करंट है, वो क्या करती हैं, जहां कहीं भी वार्म इक्वेटोरियल करंट होती हैं वो रेज कर देती हैं टेम्परेचर को, उस रीजन के टेम्परेचर को रेज कर देती हैं। एंड द कोल्ड करंट जहां कहीं भी होती हैं वो क्या करती हैं, वो उस जगह के टेम्परेचर को कम कर देती हैं। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रिटिश आइसल्स की बात करते हैं तो वहां पर एक्सट्रीमली कोल्ड करेंट्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ब्रिटिश एरिया में देखने को मिलता है कि वहां पे ठंड होती है। एंड द हॉट क्लाइमेट ऑफ पेरू इज कूल्ड बाय द कोल्ड पेरू करंट। ठीक है। जो कोल्ड पेरू करंट है वो क्या करती है, पेरू की हॉट क्लाइमेट को क्या कर देती है, कोल्ड कर देती है। ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है उसको भी जो हमारी करेंट्स हैं वो इफेक्ट करती हैं। रेनफॉल, अब जाहिर सी बात है कि जहां पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा ओशन से ही वाटर इवेपोरेट होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है। तो जहां पे ज़्यादा इवेपोरेशन वहां पर ज़्यादा रेनफॉल। तो जो करेंट्स हैं, जाहिर सी बात है कि करेंट्स के टेम्परेचर से ही इवेपोरेशन डिसाइड होता है। ठीक है। तो जब टेम्परेचर वेरी करेगा, इवेपोरेशन वेरी करेगा, तो उस जगह पे आप देखोगे कि रेनफॉल इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए सहारा डेजर्ट की हम बात करते हैं, तो सहारा डेजर्ट का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट होने की वजह से उसमें इवेपोरेशन नहीं होता है, और इवेपोरेशन नहीं होता तो कंडेंसेशन नहीं होता, प्रेसिपिटेशन नहीं होता। इसीलिए आप देखोगे कि वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट क्या देखने को मिलता है, सहारा डेजर्ट, क्योंकि बारिश ही नहीं होती है। ठीक है। तो रेनफॉल इफेक्ट करता है। तीसरा है फॉग बनता है। अब ये भी सेम है, जब इवेपोरेशन होगा तो फॉग बनेगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो फॉग नहीं बनेगा। ठीक है। फिर वायलेंट स्टॉर्म आते हैं, स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स क्यों आते हैं, जैसा कि मैंने कहा टेम्परेचर वेरी करता है जिसकी वजह से प्रेशर वेरी करता है, और प्रेशर जब बहुत ज़्यादा वेरी करता है तो वाइल्ड स्टॉर्म्स आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चलने लगती हैं। ठीक है। और जब हवाएं तेज चलती हैं तो लहरें बड़ी बड़ी बनती हैं और फिर तूफान आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ प्लैंकटन।
जो वार्म एंड कोल्ड करंट है वो प्लैंकटन भी बनाती हैं, जिसकी वजह से जो फिशेज है ना उनके लिए एक अच्छा खासा खाना भी बन जाता है। ठीक है। करंट हेल्प द शिप टू द सेल्स, दे फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द करेंट्स। करंट जो सेलर होते हैं उनको भी हेल्प करती हैं, वो उनको रास्ता दिखाती हैं और हेल्प भी करती हैं जहाज को आसानी से चलाने के लिए। मैनी वार्म करेंट्स कीप द पोर्ट्स ऑफ यूरोप आइस फ्री। जो वार्म करंट है वो यूरोप को आइस फ्री रखती हैं, उसको जमने नहीं देती हैं, जिससे वहां पर भी विंटर में जो ट्रेड है, कॉमर्स है, वो आसानी से हो पाता है। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि कोल्ड करंट और वार्म करंट क्या करती हैं, प्लैंकटन को डिपोजिशन को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से मछलियों के लिए खाना होता है और उसके अलावा वहां पर फिशिंग भी अच्छे से होती है। बट ये जो कोल्ड और वार्म करंट का मिलन है ये डेंजर पैदा कर देता है किसके लिए, शिप्स के लिए, क्योंकि फॉग की वजह से जो सेलर हैं उनको क्लियरली दिख नहीं पाता है। ठीक है। जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आइसबर्ग होते हैं वो नहीं दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दें तो टाइटैनिक मूवी आपने अगर देखी हो तो टाइटैनिक मूवी में क्या था, कोहरे की वजह से आइसबर्ग उनको दिखा भी नहीं था, और दिखा भी कब था, जब वो बहुत पास आ गया था और फिर उसके बाद वो बच नहीं पाए। ठीक है। तो एक ये भी डेंजर है कि जब फॉग बन जाता है तो सेलर्स को दिखता नहीं है क्लियरली। ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो कि इफेक्ट को डिस्कस कर रही थी ओशन करंट के। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक। किसी और वीडियो में मैं आपको ओशन करेंट्स के मैप्स भी दिखा दूंगा, कोल्ड करंट वार्म करंट कौन कौन सी किस ओशन की हैं वो भी हम बात करेंगे। ठीक है। बट दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक